नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। आज हरियाणा के वोटर जो अब फैसला ले रहे हैं उस पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अगले कुछ महीनों में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इससे पहले उनकी दोनों सरकारों में हरियाणा ने बीजेपी का साथ दिया था, इसलिए इस बार हरियाणा जो फैसला सुनाएगा उसे देखना वाकई दिलचस्प होगा। राष्ट्रीय राजनीति के अलावा ये चुनाव हमारे देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी इसलिए अहम है क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, संसाधनों से भरपूर एक सक्षम राज्य है। जो भी पार्टी इस राज्य में सत्ता हासिल करेगी उसका असर राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलेगा, ये तय बात है। हरियाणा में 464 निर्दलीय समेत 1031 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। राज्य में पहली बार 5 राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। बीजेपी और आप को छोड़कर बाकी सभी दल दूसरे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सीपीआई-एम के साथ एक सीट पर समझौता किया है, वहीं जेजेपी सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ, जबकि आईएनएलडी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही, जबकि कांग्रेस एक दशक के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। हमारे साथ इसी तमाम सारी जानकारियों के साथ एक खास पैनल मौजूद होगा जो हरियाणा के चुनाव पर हमें तमाम सारी जानकारियां देगा, हमारे दर्शकों को तमाम सारी जानकारियां देगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान अभी खास तौर पर जुड़ने वाले हैं। तमाम सारे मेहमान, तमाम सारे विश्लेषक जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी लगातार जुड़ेंगे हमारे साथ। मुझे लगता है कि अमित तिवारी से ही सबसे पहला सवाल ले लेना चाहिए। अमित तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अविरल के पास चलते हैं। अविरल, आपको मेरी आवाज आ रही ना? जी बिल्कुल, स्पष्ट आवाज आपकी मुझ तक पहुंच रही है। अविरल, आज चुनाव हो रहे हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रहा है हरियाणा के चुनाव में। जिन पूर्व मंत्री जी को आपने बाहर किया था, आपकी पार्टी ने बाहर किया था, रणजीत चौटाला, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये कहा कि हुड्डा जनता की पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। इशारा साफ है कि वो इस बार बीजेपी के साथ तो नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको बाहर ही किया है। वो हुड्डा के सहयोगी के तौर पर इस बार देखने को मिल सकते हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक हरियाणा प्रदेश का विषय है तो जनता ने मन बना लिया है। जनता ने समझ लिया है कि कौन जनता का विकास चाहता है, कौन जनता का विनाश चाहता है, कौन जनता को लूटना चाहता है, कौन जनता के साथ लूट खसोट करना चाहता है, कौन जनता को भ्रष्टाचार में धकेलना चाहता है, करप्शन में धकेलना चाहता है, पर्ची और खर्ची का कार्य कौन करना चाहता है, वो सबको मालूम है। जनता ने समझ लिया है। तो उसी के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा आपके करोड़ों दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। साथ ही साथ हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, वो आखिर बना क्यों है? वो इसलिए बना है क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है। हमने डेवलपमेंट की बात की है, डेवलपमेंट का कार्य किया है। क्राइम रेट को डिक्रीज करने का काम किया है, क्राइम को समाप्त करने का कार्य किया है, गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम किया है, गुंडे माफियाओं का इलाज करने का काम किया है कानूनी रूप से। ये हमारी उपलब्धियां हैं। और जिस प्रकार से ना आज कोई गुंडा है, ना कोई माफिया है, ना कोई भ्रष्टाचारी है, ना भ्रष्टाचार है, ना कोई करप्शन है, ना पर्ची और खर्ची का खेल है। हर सेक्टर में अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों में गड्ढे नहीं है। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हुआ। ये हमारी उपलब्धियां हैं। और जिस तरीके से पुरानी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, यदि कुछ होता था तो करप्शन होता था, डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ।
जी ये ठीक हमें है। शक्ति प्रदान करता है क्योंकि हमने विकास किया है, गांव गरीब के लिए काम किया है, ग्रामीणों की सेवा करने का हमने कार्य ठीक किया है, है, ठीक है, गांवों ठीक का है, विकास करने का हमने कार्य किया है, हर जगह सुविधाएं पहुंचाने का हमने कार्य किया है। किसी भी ठीक है, गरीब की ठीक है। बात कर लीजिए। अविरल जी आपके पास आऊंगा। अमित जी, अमित जी, अमित जी, जी नमस्कार सर। मुझे लगता है कि अविरल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एंटी इनकम्पेंसी नहीं है। 10 साल में जो इन्होंने सरकार चलाई है उसमें सब कुछ इन्होंने अच्छा अच्छा किया है, इसलिए कांग्रेस का कमबैक बहुत मुश्किल है। देखिए, अब सबसे पहले आज 5 तारीख है और हरियाणा की जनता दिल खोल कर निकल रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हाँ, भाजपा ने काम किया है अतुल जी। इन्होंने बाबा बलात्कारी बाबा राम रहीम के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के लिए काम किया है, अडानी और अंबानी के लिए काम किया है। इन्होंने किसानों पर लाठियां भांजने का काम किया है, गोलियां चलाने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगारी के दंश में इस प्रकार झेला है कि वो बिना पासपोर्ट के दूसरे देश जा रहे हैं। नशे को रोकने में असफल रही है भाजपा सरकार, नशे को बढ़ावा दिया है, एक ड्रग जो रैकेट है उसके साथ इन्होंने काम किया है। तो काम इनके पास उपलब्धियां 10 साल की बहुत है। इन्होंने महिला खिलाड़ियों का अपमान किया है। जिस हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री जी और देश के खिलाड़ियों को मतलब महिला खिलाड़ियों की अस्मिता की रक्षा न कर सके, इन्होंने काम किया है। इनके नाम जघन्य कुकृत्य दर्ज हैं और उन सब कुकृत्यों के दर्ज होने के लिए इन्होंने चलाई, बुलेट तक चलाई किसानों पर, कील और कांटे लगाए किसानों पर। तो इन्होंने काम ये सब किए हैं और जनता ये बात जानती है, इसलिए जनता निकल रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। भ्रष्टाचार की मलाई में डूबे चौटाला के साथ सत्ता चलाने वाले लोग इनको जनता जान चुकी है और आज निकल रही है। और वो अपने युवा अपने रोजगार के लिए काम मताधिकार कर रहा है, महिलाएं अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए आज वोट कर रही हैं, किसान अपने जो आंसुओं के प्रतिशोध हैं, 700 किसान जो शहीद हुए इस आंदोलन में उसके लिए वोट कर रहे हैं। तो ये सब उपलब्धियां इनके नाम है, ये उपलब्धियां इन्हें मुबारक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी, यकीन के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कहता हूं कि हमारी 8 तारीख को सरकार बनने के बाद में इन सभी मुद्दों पर काम किया जाएगा और जनता को जितना पैसा इन्होंने अडानी और अंबानी को सौंपा है ना, जिस बलात्कारी बाबा को छुड़वाने में लगाया इन्होंने पैसा, वो सारा पैसा हम किसानों को, नौजवानों को, पहलवानों को और माता बहनों को दे देंगे। बस इतनी सी बात है। जी ठीक है। मनोज जी, दोनों ही दलों में हम लोगों ने देखा कि दोनों दलों में बगावत और अंतर्कलह है। इन परिस्थितियों के साथ एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं आपका आकलन मांगूं तो नफा नुकसान किसका आपको दिखता है? क्योंकि दोनों दल, आपको पता है कि दोनों दल बगावत और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। आलोक जी, देखिए, दरअसल जब आप सत्तारूढ़ सत्ता पार्टी होते हैं और विपक्ष मजबूत होता है या विपक्ष में है सत्ता में, तो बात दोनों की होती है। लेकिन 10 वर्षों की सरकार के बाद और हरियाणा की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लेकर चंडीगढ़ तक और बड़े अहम, चाहे वो आपका गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, और क्षेत्रीय दलों के नेताओं को जो सीट्स पर इस चुनाव या इस राज्य से अगर आप पीछे चले जाएं तो इस समय हुआ करता था देवीलाल से लेकर के जब सब लोग दिल्ली की कम से कम पीएम पद की रेस में या पीएम बनाने को हटाने की रेस में आ करते थे। अब रही बात चुनाव की बात हम कर लें तो आम आदमी पार्टी से लेके इनोवेशन से लेके जो छोटे दल या मायावती से लेके इनका कहीं पर वजूद दिखा नहीं। सामने भाजपा वर्सेस कांग्रेस, अभी वोटिंग भी हो रही, सुबह 10 बजे तक आपके चैनल पे आने से पहले जिन लोगों से मेरी वार्ता हुई लगभग 13 से 15% तक वोटिंग हुई है, जबकि गुरुग्राम कहीं वोटिंग कम दिख रही, लेकिन मुझे लगता है शाम तक चीजें ठीक हो जाएंगी। मुद्दे किसान रहे हैं, मुद्दे खिलाड़ी रहे हैं, मुद्दे विकास रहा है। और अगर 10 वर्ष सरकार में जैसे सारी चीजें पक्ष अपनी बात रखता है तो खट्टर साहब को लोग भूलेंगे नहीं। खट्टर साहब के आप बयान देख लीजिए, बीच में प्रचार को लेकर के देख लीजिए, सैनी जी को देखिए, तो दलित, ओबीसी, खिलाड़ी, किसान, 10 वर्ष की सरकार और विकास। देखिए, कभी 10 वर्ष पूर्व भी कोई गड्ढे नहीं थे गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में गड्ढे नहीं थे, लेकिन अब चूंकि जब आप 10 वर्ष सरकार चला लेते हैं तो आपकी चुनौतियां स्वयं से होती। 1000 लगभग 1031 प्रत्याशी हैं, 90 सीटों को चुनाव है, 22 जिले हैं,
और हर जगह, हर आप अगर देखिए, जैसे मैंने नाम आपसे लिया फरीदाबाद का, नाम आपसे मैंने गुड़गांव का लिया, नाम मैंने आपको कुछ क्षेत्र का लिया, इन सब जगह की स्थितियां अपने आप में बड़ी अलग सी हैं और हर जगह क्षेत्र के इनके बड़े नेता हैं। अगर आप हुड्डा की बात करेंगे तो चौटाला की बात भी करेंगे, अगर आप खट्टर की बात करेंगे सैनी और शैलजा की बात भी करेंगे, तो आप इन लोगों को भूल नहीं सकते। तो कुल मिला करके अभी 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आपने देखा समाप्त हुआ, लेकिन हरियाणा बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की अपने हैट्रिक या तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर। वहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व को अपने आने वाले, क्योंकि अभी सामने आपको झारखंड और महाराष्ट्र को चुनाव देखने को मिलेगा, इसके साथ ही वोटिंग अभी जम्मू कश्मीर को हुई, लेकिन जितनी चर्चा हरियाणा को लेके है, क्योंकि हरियाणा चाहे वो उद्योग की बात कर ले, चाहे वो हम व्यवसाय की बात कर ले, एनसीआर में होने की वजह से, देश की राजधानी के इर्द गिर्द उसकी चीजें होने की वजह से, और उनके नेताओं का असर दिल्ली, अच्छा चूंकि चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी, वहां दोनों राज्यपाल बैठते हैं, मुख्यमंत्री वहां दोनों बैठते हैं, तो 1 to 1 कड़ी टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी को वहां कांग्रेस से सभी सीटों पे मुकाबला करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। अविरल, हरियाणा के चुनाव में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर आपको भी पता है कि जवान, पहलवान, किसान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जवान आपसे अग्निवीर योजना को लेकर नाराज हैं। पहलवान, हमने देखा कि हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उनका आंदोलन चलता रहा। क्यों चलता रहा आपको पता है। किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहा। ये जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों कम्युनिटी आपसे नाराज है। ऐसे में हैट्रिक मारना आपके लिए कितना सहज है? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है जवानों के नाराज होने की, युवाओं के नाराज होने की, तो किसी प्रकार से कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं के मध्य में हरियाणा प्रदेश के भीतर नहीं है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, हरियाणा में मैंने देखा है। किसी भी जिले की, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, सोनीपत की आप बात करिए, पानीपत की बात करिए, अंबाला की बात करिए, फतेहाबाद की बात करिए, चरखी दादरी की बात करिए, हर जगह, चाहे रेवाड़ी की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है। करनाल में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने जनता के लिए कार्य किया है, हमने हर क्षेत्र में कार्य किया है, हर सेक्टर में कार्य किया है, हर व्यक्ति के लिए कार्य किया है, हर जाति के, हर धर्म के, हर व्यक्ति के लिए हमने कार्य किया है। नौजवानों को रोजगार देने का हमने कार्य किया है, बेरोजगारी को समाप्त करने का हमने कार्य किया है, बड़े स्तर पर प्रयास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हम लाए हैं। बेटी बचाओ के लिए हमने अभूतपूर्व तरीके से हरियाणा प्रदेश में कार्य किया है। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल और केवल यदि कुछ था तो करप्शन था, वो भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, क्राइम था। ये सारी चीजें हरियाणा प्रदेश की पहचान बन चुकी थी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी हरियाणा प्रदेश में। अब समय बदला है, परिवर्तन आया है, और परिवर्तन लाने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, खट्टर साहब के द्वारा पहले, उसके बाद अब नायब सिंह सैनी जी के द्वारा बड़े स्तर पर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाया गया है। उस विषय को जनता देख रही है, युवा समझ रहा है, जान रहा है। उसके आधार पर ही युवा वोट करने के लिए बाहर निकल रहा है और बड़े स्तर पर वोटिंग होना तय है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग होना तय है। और मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि सबको वोटिंग के लिए बाहर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और ऐसी पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए जो जनता के हित में काम करे, गरीब के हित में काम करे, शोषितों के भी हित में काम करे। और यदि ऐसा कोई राजनीतिक दल है तो केवल और केवल वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता जानती है। जी अमित, बीजेपी की लहर चल रही है, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, आपने सुन ही लिया है। लेकिन इन सब के बीच में आपके साथ 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। एक तो आपने बीजेपी के बड़े सीनियर नेता जो पहले आपके साथ थे, पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, बीच में बीजेपी में चले गए थे, उनको आपने कमबैक कराया, वो लेकर आए। शैलजा और हुड्डा जी का हाथ मिलवा दिया आपके हाईकमान ने। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही आपके लिए। और आज मताधिकार का प्रयोग करने के बाद शैलजा जी बोली हैं कि ये हाईकमान का फैसला है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और कांग्रेस
बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और 90 सीटों में वो बहुत प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ रही। तो ये मुझे लगता है स्टेटमेंट काफ़ी एनर्जी देगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चूंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में एक चीज़ चल रही है कि शैलजा और हुड्डा दोनों अलग अलग हैं। देखिए आलोक जी, हम लोगों ने बहुत पहले भी चर्चा की और हमने कहा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। ये एक परपाटी है, एक परंपरा है और पार्टी माँ के समान होती है और जिस परपाटी और परंपरा से हम सभी बंधे होते हैं उससे हम विमुख नहीं हो सकते। हमने बहुत बार कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है और कुछ लोगों को मिला करके इस नैरेटिव को सेट करना, उस नैरेटिव को भी शैलजा जी ने आज स्पष्ट कर दिया, वो भी धराशायी हो गया। हाँ इनकी बयार तो चल रही है, इनकी बयार 10 साल चल रही है अपराध को लेकर के, 10 साल पूरी सरकार पूरी नहीं कर पाए। आलोक जी, बड़ी दुखद बात है, बड़ी विचित्र बात है कि बहुमत के साथ जो सरकार वो पूरे 10 साल मतलब अपना दूसरा कार्यकाल नहीं पूरा कर सकी और उस कार्यकाल के पहले इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। दूसरी बात, हम काम करेंगे, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम नौजवानों के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम महिला खिलाड़ियों के लिए काम करेंगे। आप समझिए ना, अविरल मलिक जी के पास अगर 2-4 शब्द ना हो, लेकिन ये साथी भारतीय जनता पार्टी के तो मजबूर हैं, इनको भी गाइडलाइन लेके चलनी है। ये बताओ कि किसानों पर बुलेट चलाने वाले लोग किसानों का कौन सा भला कर दिए? महिला पहलवान देश की राजधानी में सदन संसद के बाहर दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन आता है, सड़क पर खींची गई। इसमें महिला खिलाड़ियों को कौन सा आपने काम कर दिया? जो युवा, जो 2 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जिनको आपने नहीं भरा, आपने संविदा कर्मियों के नाम पर उन चीजों को दे दिए, इसमें युवाओं का कौन सा भला हो गया? कुछ तथ्यात्मक बातें करो भाई, समझ में आता है, पूरी देश देखता है, दुनिया देखती है आप किन मुद्दों पर बात कर रहे हो। आप किसानों की आय को लेकर के बात कर रहे हो भाई, 2000 रुपए की 3 किस्तें मतलब 6000 रुपए, भाई 6000 रुपए प्रतिवर्ष आपने किसान को दिए सिर्फ। और आप बताओ, मैं देता हूं किसान, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था लोग जी, तो किसान कह रहा था कि वो बुलाओ मोदी को और बिठाओ आकर के, मैं अपने घर की पहरेदारी करा लूंगा और खेत की पहरेदारी करा लूंगा और 12,000 रुपए दे दूंगा। अरे भाई समझिए बात को, 500 रुपए प्रतिमाह का हिसाब आता है और 500 रुपए में क्या होता है? तो हमें काम करना है। इनकी जो 10 साल की भ्रष्ट सरकार है, अराजक सरकार है, जिसने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है, जिसने बेरोजगारी पनपाई है, जिसने अराजकता को जन्म दिया है, जिसने महंगाई को बढ़ाया है, जिसने अडानी और अंबानी के साथ मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा है देश के किसानों के प्रति, उनको जवाब देगी जनता और इसी जवाब देने के लिए निकल चुकी है जनता। और यकीन मानिए, अधिक से अधिक मेरे हरियाणा के साथी निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास यही ताकत है जो इन फांसीवादी ताकतों से आपको बचा सकती है। आपने देखा है 10 साल के अंदर कि किस प्रकार से फांसीवादी ताकतों ने हरियाणा पर हुकूमत की है। अब वो समय आया है, आज वोटिंग के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा ये पहले से पता है, ये सब जानते हैं। 8 तारीख को कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है और आते ही आते हमारे द्वारा कहे गए हर एक वचन पत्र मैनिफेस्टो के हर हिस्से को हम लागू करेंगे। ये जनता से हमारा कमिटमेंट। ठीक है मनोज जी, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं जवान, पहलवान, किसान, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हरियाणा की पॉलिटिक्स के। साथ में ही अमित तिवारी जी जो संविधान भी जोड़ कर रखते हैं ना, उसमें वो और मुसीबत खड़ी करती है बीजेपी के लिए। तो ये चारों फैक्टर एक साथ बीजेपी को कितनी क्षति पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे? आलोक भाई देखिए, दरअसल बड़ी अच्छी बात है, प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रखते रहना चाहिए। आज वहां वोटिंग हो रही है, 2 बातें बड़ी अहम है जिसको हम नहीं भूल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना नहीं रहे, उसके बाद लगातार शीला दीक्षित की सरकार रही दिल्ली में, और हटी भी तो किसकी आई? आम आदमी पार्टी की। पंजाब, चूंकि ये बातें अगर आप नहीं करें तो हरियाणा अधूरा रह जाता है। पंजाब में अकालियों के साथ सरकार थी बीजेपी की, हटी तो कांग्रेस आई, कांग्रेस हटी तो आम आदमी पार्टी है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ हरियाणा, जिस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि चाहे वो चौटाला हो, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो अभी आपसे कमर की बात की साहब, पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद थे, गए और आए। अच्छा, लोग आते और जाते कहाँ हैं? हमें बड़ी सीधी सी बारीक सी बात है, अगर यही सांसद किसी और पार्टी में, ये नेता किसी और पार्टी में जाते, होदा साहब देखिए, चूंकि हमारी सरकार बन गई और हम मजबूत स्थिति में इसलिए लोग आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आज देखिए वोटिंग हो रही है और हरियाणा, हमको आपको सबको पता है कि किसान को
खिलाड़ियों को, अगर उद्योग की बात कर ले तो गुड़गांव और आपका फरीदाबाद या हम कुरुक्षेत्रा की बात कर ले, इस धरती का, इस प्रदेश का अपना एक इतिहास रहा है और ये इतिहास के तरीके से आगे बढ़ा। मैंने इसीलिए पूर्व के नेताओं का नाम लिया कि देवीलाल जी से लेकर के बाकी सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो दिल्ली की राजनीति, चाहे कांग्रेस की राजनीति, चाहे वो बीपी सिंह की रही हो, सबके इनकी अपनी पकड़ रही है। 10 साल तक इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे चरम में 2014 से 24 वोट बहुमत की सरकार बनाती है और मैक्सिमम राज्यों में उसकी सरकार बनती है। 10 साल तक हरियाणा की सरकार उनकी चली। खट्टर को अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो अंततः हटाने की क्या जरूरत। इसलिए वोट होता है, चुनाव है और चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने, बचाने और दोबारा उसको रखने के लिए, वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि राजस्थान भी हार चुकी है वो, और भारत, और अगर हरियाणा में उसके हाथ से चला जाएगा तो आप सोचिए कि वो 3 दिल्ली, गिर दिल्ली, पंजाब उसके हाथ में नहीं है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है और हरियाणा में अगर कांग्रेस हारती है तो आने वाले जो राज्य के चुनाव होंगे, करारी हार जो अभी लोकसभा में हुई है उसके बाद उसको वाकई में उसके विश्वसनीयता का संकट होगा, उसके नेताओं को संकट होगा। और जिस तरीके राहुल गांधी के नेतृत्व में उदारवादी, जैसे आपने एक बात कही ना कि साहब सबने अभी वोट देकर शैलजा जी का बयान देखिए, फिर उनके साथ हाथ मिला लेना देखिए, तो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उन सब सारी बातों के बावजूद जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। हम लोग अनुमान पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आज वोटिंग पे चर्चा कर रहे हैं, पड़ाव में चर्चा हम लोग 8 तारीख को कर लेंगे। लेकिन विगत जो 5 वर्ष पूर्व और इससे पहले 5 वर्ष पूर्व चुनाव हो रहा था तो हमको आपको बड़ी साफ स्थितियां दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां बहुत मजबूत है। आज वैसा नहीं है। आज ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट टू सीट 89 भारतीय कांग्रेस के 90 प्रत्याशी कांग्रेस है, एक सीपीएम के साथ में, और जेल से छूट करके बाहर आना, केजरीवाल का प्रचार करना। हमको आपको भी लग रहा था एक समय कि केजरीवाल हरियाणा में बड़ा करिश्मा करेंगे, लेकिन जनता ने तय कर रखा है कि उसको इधर या उधर वोट के बिखराव में वोट काटने की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश से मायावती को जाकर देखिए कि हरियाणा, राजस्थान में उनके कैंडिडेट खड़े होते, पर इस बार न वो किसी को हराने की स्थिति में, न वो किसी को जिताने की स्थिति में। लड़ाई 1 to 1 है। परिणाम का इंतजार करना होगा और कहीं कोई प्रत्याशी न कांग्रेस का न भाजपा की, कांग्रेस भी लगातार टक्कर दे रही है। सारी संभावनाओं को, सारे विवादों को वो सुलझाने का भी प्रयास करते रहे। जी अविरल, बीजेपी के लिए इस तरीके के लोग तो मुसीबत हैं ही, जो आपके साथ रहे, आपको छोड़कर चले गए। दुष्यंत चौटाला वो आपको छोड़ के चले गए, रणजीत चौटाला उसी फैमिली से हैं सारे लोग। ये रणजीत चौटाला जिनको आपकी पार्टी ने बाहर कर दिया, वो भी आपके खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए। इसके अलावा 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर आपकी पार्टी के बड़े सीनियर लोग बागी के तौर पर खड़े हुए हैं, जिनको मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं माने। वो बागी आपको बड़ा डेंट कर रहे हैं और कई बार रैलियों में हमने सुना गृह मंत्री अमित शाह जी को ये कहते हुए कि प्रत्याशी को देखकर वोट मत दो, कमल चुनाव चिन्ह को देखकर वोट दो। और ये बात मैंने इंद्रजीत राव जो केंद्रीय मंत्री, उनको भी कहते हुए कई बार रैलियों में सुना है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 बागी वो आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक मुसीबत बनने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि जनता सारी मुसीबतों को अपने वोट के माध्यम से समाप्त करने का कार्य कर रही है। अब रही बात कमल के फूल की, तो बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट की, राष्ट्रवाद की, उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। और जनता से भी यही निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, बड़े से बड़ी संख्या में दें, और उसके साथ साथ हमारी आइडियोलॉजी को देखकर दें। जो हमारी आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है, वो सबको नजर आ रही है। और कुछ लोग यहाँ इस प्रकार के हैं इस देश में जो बोलना नहीं चाहते हैं इन विषयों पर, और कांग्रेस के लोगों से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, इन्हें बताना चाहिए इनके दौर में कितने घोटाले हुए, कितना भ्रष्टाचार हुआ। आखिर अपने भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते हैं? झूठे आरोप आखिर क्यों लगाते हैं? जो धीरज साहू के घर में मिला था, गद्दों के नीचे जो पैसा मिला था, भ्रष्टाचार चलाने से क्या अमित तिवारी जी उसे जायज बताने की कोशिश में है? कोई जायज नहीं कह सकता। उसे किसने रोका और कहां आरोप सिद्ध हुए?
करिए ना, नहीं, आपके मैं पास आ रहा हूँ सीबीआई है, ना। आपके पास नेशनल सीबी है, हेराल्ड के विषय पर आप बताइए। लेकिन आप नोट ये के बताने बदले का नोट अविरल घोटाले मलिक, पर अविरल बताइए। मलिक, प्रोविडेंट फंड के थोड़ा घोटाले सुनिए, पर बताइए। एक सवाल पूछ लियो तो एक सवाल ले लो, पर बताइए। एक सवाल ले लो, घोटाले हैं, एक सवाल ले लो। के घोटाले पर आप अरे बोलिए, सुन लो ना, के घोटाले पर आप बोलिए। अशोक चौहान आपकी पार्टी में चले गए तो वो दूध के दूल्हे हो गए, इसका जवाब क्या दोगे? घोटाले पर बोलिए, आईपीएल घोटाले पर सुनिए ना, बोल रहा हूँ घोटाला, मैं कह रहा हूँ धीरज साहू, मैं बड़ी दिमाड़े अविरल मलिक, सुनिए ना, सुनिए ना इस बात को, थोड़ा बहुत जब पूछते हो तो कम से कम एक सवाल भी सुन लो भाई साहब, सुन लो ना जवाब, सुन लो ना, कुछ जरूरी है कि इतना ज्यादा बोलिए, अरे कि तुम एक सवाल पूछ लेते हो, ठीक है, तो एक सवाल ले भी लो। अमित जी, अविरल जी की बात खत्म होने पर आपके पास ही आऊंगा और इनकी सारी बातों का जवाब आपसे ले लूंगा। ठीक है अविरल जी, आप अपनी बात आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी बात कंप्लीट हो गई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है, जो जनता हमारे साथ है, और जहां तक एक प्रकार से बागियों के विषय की आपने बात की थी, तो जिस प्रकार से हमने ज्यादा सम्मान देने का काम किया और सम्मान इतना ज्यादा दिया कि वो इन्हें हजम नहीं हो सका, इसीलिए ये लोग छोड़कर भागने का काम किए। और जिस प्रकार से हमारी आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट की, हमारी पार्टी खुली किताब की तरह है, सबके सामने है, और बताना तो इन्हें होगा जो करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं, करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में अपने साथ रखने का काम करते हैं, जवाब इन्हें देना होगा। ठीक है अमित, सेम स्थितियां आपके यहां भी हैं। आपके यहां लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर सैलजा धड़ा, हुड्डा धड़ा, इसको लेकर एक दूसरे पर खींचतान मची हुई है। जहां पर सैलजा के लोग हैं वहां पर हुड्डा के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पर हुड्डा के लोग हैं वहां पर सैलजा के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अमित देखिए, यहाँ हमारे यहाँ कोई धड़ा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी का धड़ा है भाई। हम ये यकीनन आप मान के चले डेमोक्रेसी में कि एक सीट पर 10 लोगों को चुनाव टिकट मांगने का हक है, क्योंकि 10 कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने पार्टी को मां की तरह पूजा होता है, सींचा होता है, पुष्पित पल्लवित करते हैं और उनको अधिकार है। लेकिन जब आला कमान किसी चीज का डिसीजन ले लेता है तो जाहिर सी बात है कि 10 में 10 को टिकट नहीं दिया जा सकता, ये एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं सब साथ खड़े। अब हमने कहा, हम भाजपा के साथी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भाई, हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है? शारदा चीट फंड का घोटाले का आरोपी है, वो तो तुम्हारा मुख्यमंत्री है, उस पर कभी बोले हो? उस पर कभी नैतिकता दिखाई है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? शारदा चीट फंड के घोटाले का आरोपी है ना, जब से उसने भाजपा ज्वाइन की तब से कभी सीबीआई उसके घर पहुंची है? नहीं ना। इसके बाद मुकुल राय कौन है? नारायण राणे कौन है महाराष्ट्र का? अब बताओ ना। अरे वो तो तुम लोग इतने गिरे और इतनी नैतिक शुचिता बना करके नहीं रखने वाले लोग हो, भ्रष्टाचार पे दूसरे से मुंह खोल के जवाब पूछ लेते हो। और बताओ ना, हेमंता बिस्वा शर्मा ये सबसे बदमाश मुख्यमंत्री है, इसकी पत्नी, इनका नाम है रिंकी भुयाल शर्मा, ये पीटीआई किट कोविड के समय घोटाला कर चुके हैं, तब वो स्वास्थ्य मंत्री था। उसके बाद भी कोई जांच हुई है क्या? कम से कम दूसरों के गिरेबा पे हाथ झांकने वाले कभी गिरेबा में झांक करके देखो तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की परपाटी में डूबे हुए हो। बताओ अशोक चौहान को सामने, सुनिए ना, हेमंता पे बोलो भाई, मुख्यमंत्री का क्या होता है? हेमंता मैं पे जानना बोलो, चाहता हूँ। हेमंता पे शब्दों की मर्यादा का, अमित, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, है ना, शब्दों का। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अनुचित शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा पे बोल भाई, उनकी पत्नी जो रियाल भुवन शर्मा है उन पे बात कर लो। उन्होंने पीपीआई किट कोविड में घोटाला किया, तब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, तो कभी बात करो ना। आप बताओ ना कि अजीत पवार जब आपके पास आ गए तब वो दूध के धुले कैसे हो गए? आप बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी थे, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब से सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुंची? बताओ ना इस बात को, जनता देखती है, समझती है। बताओ ना, नारायण राणे का क्या रिश्ता है घोटाले के साथ? उसकी जांच कौन करेगा? अरे बताओ ना। भ्रष्टाचारी को आलोक जी भ्रष्टाचारी कहेंगे ना, होगा कोई नाम लेने वाला। लेकिन मैं तो मानता हूं ना कि हेमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड घोटाले का आरोपी है। अरे आपकी पार्टी की भी कभी वो शोभा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं, उन्होंने धीरज साहू का नाम लिया, मैं कहता हूं इनके पास सारे तंत्र हैं। धीरज साहू जी के पास जो भी पैसा मिला है वो पूर्ण अधिकार है देश की एजेंसी को जांच करे, पता लगाए। लेकिन ये पता तो केंद्र की एजेंसी ही लगा के देंगी। आपने कुछ लगा के देश को दिया ना? नहीं दिया ना। आपने हेमंत, क्या बोलते हैं उनको, झारखंड के हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल में रख,
6 महीना जेल में रखने के बाद आपको क्या मिला? जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप सत्ता के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, देश की केंद्रीय एजेंसियों के दम पर सिर्फ दूसरे पर आरोप लगाना जानते हो। दो चीजें हैं, या तो आपके प्रति कोई समर्पण कर दे, या तो टूट जाए, नहीं तो आप उसे तोड़ देंगे। तो जो कुछ लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे तोड़ने से नहीं तोड़ने वाली। कभी वैचारिक लड़ाई लड़के देखिए ना। आप देखिए ऑपरेशन लोटस जो बैठ करके चलाते रहे, कभी गृह मंत्रालय पे बात करिए, एनसीआरबी के डेटा से लगा के जितने भी डेटा गृह मंत्रालय के खिलाफ आ रहे हैं, पता भाई कैसे करोगे काम, जब पूरा 24 घंटे एक ही काम है कि सरकारों को तोड़ दो, चुनी हुई सरकारों को तोड़ दो। आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने झारखंड में क्या किया? झारखंड में क्या हुआ था? हमें काहे चले गए भाई? दोबारा जुड़ो, बताओ ना। ये आलोक की समस्या है। जब कभी इन मुद्दों पर बात करो तो इनके पास जवाब नहीं। अरे भाई, 2-4 शब्द रट करके हर कोई बोल सकता है, आप बोलो ना फैक्ट पर कि क्या समस्या है, आप बताओ। आप आलोक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूछता हूँ। नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछता हूँ। ठीक, अमित जी आपके पास आऊंगा। मनोज मिश्रा जी, अमित जी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई बार, आप सुन ही रहे होंगे उनकी बात को, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को लेकर। पोलिंग से ठीक पहले उनकी पैरोल होती है, दोबारा फिर पैरोल हो जाती है। कांग्रेस इसके खिलाफ चुनाव आयोग भी जाती है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता है। हम सबको पता है कि राज्य की 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर बाबा राम रहीम का प्रभाव है, जहां पर उसके समर्थक मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा आलोक जी, ये बात बड़ी बेईमानी हो जाती है जब इस बात को लेकर के कि एक चुनाव को लेकर के रामपाल और राम रहीम जैसे लोग, जो कि एक समय था इनकी गिरफ्तारी को लेकर के पूरा प्रदेश और पूरा शासन प्रशासन पीएससी कंपनी बिल्कुल बंधक बनी, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो हम उनको छुड़ाकर बाहर ले आते हैं। फिर जब चुनाव हमारा हो जाता है, उनके जो हिमायत करने वाले हैं, उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उनके वोटों की चिंता लोगों की है, उनके द्वारा किए गए अपराध की चर्चा वो छोड़ देते हैं, न्याय पर, उसके न्याय की प्रणाली पर देखेगी, और ये हमेशा होता रहा। रही बात, अभी कुछ मित्र बड़ी सुचिता की बात कर रहे थे। आलोक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और महुआ मोर्चा का गठबंधन कश्मीर में हो सकता है, स्वर्गीय कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के साथ जा सकते हैं। और रही बात जब भी चर्चा हो रही थी पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर बंगाल या आसाम की, तो मैंने पिछले 22 वर्षों से उन क्षेत्रों में काम किया है। कांग्रेस को जाता और भाजपा को हमने आते देखा, चाहे आसाम हो, चाहे मेघालय हो या त्रिपुरा हो, बाकी जगहों पर। आपका महाराष्ट्र उसका जीता जागता उदाहरण है। अब नेताओं को, पार्टियों को, क्योंकि जनता भी ये सुचता तय नहीं करती, जनता नहीं देखती है। जनता जब सरकार बनती है, उस सरकार में किसको किससे कितना लाभ हो सकता है, उसके सारे मुकदमे, सारी चीजें, सारी ईडी, और वो क्रमशः विगत, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में 10, 12, 15 वर्षों में आपने, 27 वर्षों में मैंने भी राजनीति की प्रदेश को बदलते देखा है। अब आपके मैं सवाल पे आता हूँ, सच्चा डेरा राम रहीम या रामपाल या बाकी लोगों को लेकर के, फिर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी जीता जागता आप क्यों उस गुजरात के बड़े बाबा को छोड़ देते हैं, जो बलात्कार के आरोप में बाप बेटे से सारे लोग जेल में लंबे समय से हैं। अब चूंकि उनकी जरूरत गुजरात को चुनाव बिना उनके निपट जाता है, इसलिए हम उनकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो गुजरात में इस लेवल पे प्रभावी होते हुए सरकार बनती बिगड़ती, तो वो भी पेरोल पे आपको बाहर दिखते। यही स्थिति राम रहीम की है। राम रहीम को लेकर के यहाँ से लेकर नेपाल तक, जब देखिए एक समय था, पुलिस से लेकर के आईबी इंटेलिजेंस से लेकर के उनके गुर्गों को तलाशने से लेकर के फिर उनकी कथित प्रेमिका को या कथित उनके द्वारा शिक्षा को लेकर के, तो वो सारे तांडव हमने आपने देखा। लेकिन जनता क्या करती है ना, जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है। इस चुनाव को जो बेसिक मुद्दा, बेसिक जो आपके सवाल थे, और हमारे पहले जो दोनों प्रवक्ता इस बात पर पक्ष रख रहे थे, शुचिता पे, ईमानदारी पे, पार्टी छोड़ के आने जाने पर, या बगावती लोगों को लेकर के। बगावती लोग नेता होता क्या है कि आया राम गया राम। भारतीय जनता पार्टी चूंकि शीर्ष में बड़े लंबे समय से कई प्रदेशों में देश में रही है, अगर इनके यहाँ छटनी आप करेंगे तो एक एग्जाम्पल लोग दिया करते थे कि कमल के मतलब हाथ में कमल का फूल या पंजे में कमल का फूल, वैसे हर राज्यों में मिलेंगे। अधिकतम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ करते थे, कांग्रेस में आना दलों में होते थे, भाजपा की सरकार आ गई तो कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं डिप्टी सीएम है, कहीं कैबिनेट मंत्री हैं, या वो दिल्ली में भी आप देखेंगे। तो
जब जनता उसमें वोटिंग नहीं करती है। और केंद्र में ये कहिए क्या प्रमुख दो नेता हैं, मोदी जी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, ये लोग चुनावी प्रबंधन को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। इनको पता है अगर जहां पर इनके बगावती सुख के नेता है वहां सीधे कमल की पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं। और चुनाव जीतना इनको आता है, चुनाव जीतने की तो इनके पास कला है, प्रबंधन है, संगठन है। लेकिन जब 10 साल आप सरकार चलाते हैं आलोक जी, तो कहीं न कहीं आपके चुनावी विवादें और उनके पूर्ण होने ने, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकास की बात कर ले, चाहे आप अन्य मुद्दों को लेकर उठा के देख लें, और जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने, भले वो हम अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर लें उसका कुछ इलाका जरूर जुड़ा रहा, लेकिन किसान मुद्दा, किसान आंदोलन की जो जड़ें रही हैं वो हरियाणा में बहुत अंदर तक। और यही स्थिति आप देखिए उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमने गोंडा के प्रत्याशी को देखा है कि वो किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ, और जो बातें कहां से कहां तक पहुंच गई, बीच में परिणाम आने के बाद ये बयान हुआ जब वजन को लेकर के महिला खिलाड़ी बाहर की गई। तो ये सब बातें जनता अगर समझती है, जनता समझ के वोट करती है तो परिणाम कुछ और होते हैं। लेकिन नेताओं के लिए एक बात लागू होती है कि जब तक जिस पार्टी में, आप सोचिए अभी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में ये आगरा में पार्टी के संयोजक थे बैठक के, और बाद में शाम को दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी आप देखिए तंवर साहब को कि वो भारतीय जनता पार्टी की रैली के संयोजक थे और शाम को आकर जो कांग्रेस में चले आते हैं। तो अब नेताओं के चरित्र पर, नेताओं की पार्टी छोड़ने पकड़ने पर आया गया राम में चर्चा बहुत मान नहीं रखती है। जनता ही इनका कुछ भला करेगी। अब आज वोटिंग हो रही है, परिणाम 8 को है। मैं फिर कहूंगा कि हरियाणा का परिणाम ये दूरदर्शी होगा कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो 240 से भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी का रथ रुका है, गठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। मुझे लगता है इसका एक इम्तिहान बाकी राज्यों में तो लगातार चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, हम आप सब लोग जानते हैं। और आलोक जी इन बातों के बाद मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, तो मेरे दूसरे चैनल पर डिबेट है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो बेहतर हो। जी ठीक है, ये 2 मिनट बाद आपको छोड़ेंगे, एक सवाल अभी आपसे लेंगे अविरल, लेकिन अविरल से भी एक छोटे छोटे सवाल लेते हैं, छोटे छोटे जवाब भी दीजिएगा। अविरल, कांग्रेस ने संविधान की किताब वहां पर भी खोल रखी, आपको पता है, और इसी संविधान ने आपको 240 में समेट दिया था लोकसभा चुनाव में। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है संविधान का, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है संसद के द्वारा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। केशवानंद भारती केस में इस बात को इन्हें पढ़ लेना चाहिए। अब ये कहते हैं मोदी सरकार आ गई तो संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। अब ये किस प्रकार के लोग हैं, या मैं कहूँ अनपढ़ लोग हैं, जो कि नहीं पढ़ पाए केशवानंद भारती केस को भी, और कहते हैं कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। कम से कम कुछ सुनिए तो, पढ़ लिख के आओ थोड़ा। आपके नेता लल्लू सिंह हैं। संविधान को समाप्त कैसे कर दिया जाएगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। संविधान को कैसे समाप्त कर दिया जाएगा, कौन से प्रोविजन के आधार पर आप कहते हैं संविधान समाप्त कर दिया जाएगा? केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। लल्लू सिंह से पूछो कि जब उन्होंने कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे तो पढ़ लिख के नहीं आए थे क्या, गोबर बुद्धि थे क्या? कहो ना, अनपढ़ दूसरे को कहने में बहुत मजा आता है। ठीक है, ठीक है अमित अविरल को अपनी बात खत्म करने दीजिए, आपके तत्काल आप ही के पास से नहीं, असल में बौखला जाते हैं कांग्रेसियों की, यही आदत है, बौखला जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है जब इनकी सच्चाई उजागर होती है जनता के मध्य में, जनता के समक्ष। तो अमित जी मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप शांति से। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए शॉर्ट में। नहीं देखिए, नंबर 1 ये केशवानंद भारती का मामला। नंबर 2, जिस प्रकार से विषय संविधान का, संविधान न परिवर्तित किया जा सकता है, न परिवर्तित किया जाएगा, न परिवर्तित किया गया है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। नंबर 3 रही बात संविधान की, संविधान के नाम पर इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया जनता को, लेकिन गुमराह केवल एक बार किया जा सकता है, 2 बार या 3 बार या बार नहीं किया जा सकता। अब जनता समझ चुकी है, इस देश के निवासी, इस देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। जनता अब इनके बहकावे में किसी भी प्रकार से आने वाली कतई भी नहीं है। इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, और संविधान के यदि कोई रक्षक है तो सबसे बड़ा अविरल आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बात कंप्लीट हो गई अविरल, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अमित, संविधान के रक्षक हम हैं। ठीक, अमित, अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की, वो आपके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए? देखिए,
हर कोई जानता है कि बलात्कारी बाबा राम रहीम पर कितनी बार खट्टर की कृपा बरती, कितनी बार मोदी की कृपा बरती। और हमें ये आलोक जी, हम इस बात को यूं नहीं कहते, हम जनता से कहना चाहते हैं इस बात को समझिए, जिस जेलर के रिकमेंडेशन पे कम से कम दर्जनों बार उसे जेल के बाहर फिल्म शूटिंग के लिए आने दिया गया, मेहमान नवाजी हुई, आवाभगत हुई, उस जेलर ने भारतीय जनता पार्टी को ही। आप समझिए रिश्ता क्या कहलाता है, बलात्कारियों का भाजपा के साथ रिश्ता क्या है। दूसरी बात, ये भाजपा के साथी प्रवक्ता अविरल मलिक थोड़ा पढ़ लिख करके आए तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे पट्टी का टिप्पणी करना इनको बहुत शोभा देता है। अरे भाई ठीक है, संविधान अपनी बदलने बात की अपनी बात कंप्लीट करिए। अपनी बात, वही अभी कह रहा हूं, मनोज वही मिश्रा बात जी कह को रहा हूं। जाना भी है, उनसे एक सवाल भी लेना है, इसलिए जल्दी अपनी बात खत्म जवाब करिए। देके खत्म कर रहा हूं जी। कि संविधान बदलने की बात अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने कही थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखे पढ़े थे क्या? दिया कुमारी जी ने राजस्थान में कही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम गया था क्या कि वो रोक नहीं सकते थे? तो कहा तो आपने है ना, और जब आपने कहा है तभी जनता ने सुना है, तब आप दूसरे पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा है? बताओ ना एक बात। अरे खूब चिल्लाओ भाई, खूब चिल्लाओ ना, गांव के लोग बेवकूफ ठीक नहीं है, होते। मनोज जी एक सवाल आपसे ले लेता हूं, फिर आपको जाने दूंगा। मनोज जी, हरियाणा का मिजाज रहा है कि यहां 3 बार कोई सरकार नहीं बना पाया, यहां हैट्रिक आज तक नहीं लग पाई। मनोज मिश्रा जी, आप जानते हैं अब तक हैट्रिक हरियाणा के इतिहास में नहीं लगी है किसी की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो हैट्रिक लगाएगी। एक फैक्टर ये भी है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती रही जिस पार्टी की सरकार केंद्र में रही है। तो ऐसे में सवाल आपसे है कि इस बार हरियाणा नया इतिहास लिखेगा या अपनी परंपरा को कायम रखेगा? आलोक भाई, इस हैट्रिक की बात करें, राजनीति के कई दम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद तोड़े हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए 89 के बाद अगर 2022 की सरकार बनती है तो मैं उस पर अब चर्चा नहीं करता, क्योंकि जैसे देश में राजनीतिक बदलाव 10-12-15 सालों में होते थे, विगत 15 सालों में 100 साल की राजनीति की लेखा जोखा और इतिहास बदल चुका है। आप हरियाणा के मद्देनजर ध्यान रखें, योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण से लेकर अन्ना इंडिया से अन्ना और उसके नेता अगर करेक्शन में आकर वो डूबे जेल में जाते हैं, बेल पर रहते हैं, तो इस पर बहुत चर्चा की बात नहीं है। रही बात आपके जुबेन हैट्रिक के सवाल में, फिर कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हर सीटों को बड़ी कड़ी टक्कर है। समय चूंकि आपके पास कम है, नहीं मैं अभी मंडल से लेकर के और एक एक सीटों पर चर्चा करता। कड़ी टक्कर का मतलब ये होता है कि किसी की सरकार बन सकती, किसी की सरकार जा सकती, कोई जीत सकता और कोई हार सकता। लेकिन अब तक के परसेप्शन या अनुमान जो दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक के रोग मुझे लगती है। बाकी चर्चा हम 8 तारीख को अनुमान को नहीं बल्कि परिणाम पे करेंगे। अभी हम अनुमान की बात कर रहे हैं। अभी दोपहर लगभग 11 बजने को आ रहा, 20% तक वोटिंग के कहीं जगह लगातार व्हाट्सएप मैसेज आ ही रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हैट्रिक वाली बात अनुमानों पर अनुमान तो चर्चा देखिए बहुत सारे क्या थे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा और गाजियाबाद जाएगा वो दोबारा नहीं रहे, तो बहुत सारी चीजों का अनुमान और बहुत सारी चीजों की भ्रांतियां टूटी हैं और उसका जीता जाता उदाहरण जो है आप देखिए उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हमेशा सरकार लोग उससे अलिपट रहती थी। हिमाचल देख लीजिए, लोग बात क्या करते थे, पूर्वोत्तर राज्यों में लोग इस बात की चर्चा क्या करते थे। तो हम अनुमानों और परिणामों को पूर्ण सार नहीं कर सकते। जनता बहुत जागरूक हो गई है और इसीलिए इंतजार करना होगा। टक्कर बहुत कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हैट्रिक बनाने के लिए कांग्रेस ऐसी कोई सीट नहीं है जहां उनको लड़ाई की नहीं हो और इसलिए इंतजार करना पड़ेगा।